हेलो गाइज, आज हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके टॉपिक्स हैं हमारे पास, जिसका नाम है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। बट इसमें एनएमआर के साथ साथ हम मोस बार भी पढ़ेंगे। हम एनएमआर के ये जो हमारा सिलेबस दिया गया, इसके अकॉर्डिंग हमने एनएमआर में पढ़ना है बेसिक प्रिंसिपल्स, स्पिन एंड स्पिन लैटिस, रिलैक्सेशन टाइम्स, केमिकल शिफ्ट, स्पिन कपलिंग, एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ तक ही हमारे पास एनएमआर के बारे में था। बाद में मोस बार के बारे में स्टार्ट हो जाएगा। मोस बार स्पेक्ट्रोमीटर, आइसोबर न्यूक्लियर ट्रांजिशन, रेजोनेंस फ्लोरोसेंस, मोस बार इफेक्ट, मोस बार न्यूक्लियाई, आइसोमर शिफ्ट, क्वाड्रुपल स्प्लिटिंग, मैग्नेटिक हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन ऑफ मोस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारी यूनिट थर्ड है उसका हमारे टॉपिक्स हैं। इसमें से हम सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं एनएमआर का, विद रेजोनेंस कंडीशन की रेजोनेंस कंडीशन क्या होनी चाहिए। वैसे पर्टिकुलरली रेजोनेंस कंडीशन मेंशन नहीं है, बट बेसिक प्रिंसिपल में ही इंक्लूड हो जाता है कि हमारे पास एनएमआर कब प्रोड्यूस होती है, जब रेजोनेंस कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो उसी के अंदर इंक्लूड है। तो अब हम वही पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में जो हमारी एनएमआर होती है ना, वो अगर फ्रीक्वेंसी रेंज की बात कर लें तो उसकी जो एनएमआर स्पेक्ट्रा के लिए होती है 4 to 900 मेगाहर्ट्ज। ये हमारी एनएमआर स्पेक्ट्रा के लिए क्या होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। और जो एनएमआर है वैसे तो 1945 के एंड में दे दी गई थी, बट हम 1946 में ही पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। द फेनोमिना ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन 1946। कि जो एनएमआर की बात की जाए या एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की बात की जाए तो 1946 में ऑब्जर्व किया था फर्स्ट टाइम, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था 1946 में। पहले जो बात हुई थी वो थियोरेटिकल ही चल रही थी, बट 1946 में एक्सपेरिमेंटली इस फेनोमिना को ऑब्जर्व कर लिया गया था। NMR deals with the transition between energy levels that arise due to the different orientation of magnetic moment of nuclei placed in magnetic field। कि जो हमारी NMR होती है वो क्या डील करती है कि ट्रांजिशन करती है। जैसे हमने एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो जो न्यूक्लियाई होती है वो डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन क्या करती है, टेक करती है। तो उसमें जो फिर वो जो ट्रांजिशन हो जाते हैं, अलग अलग लेवल हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो उनमें जो ट्रांजिशन होती है उसके कारण हमें क्या मिलती है, NMR मिलती है। These transition are studied by means of resonance method। कि ये जो हम अगर इसको पढ़ें, ट्रांजिशन को पढ़ेंगे तो ये किससे पढ़ी जाएगी, हमारी रेजोनेंस मेथड के थ्रू पढ़ी जाती है। These transition are studied by means of resonance method, hence the name as nuclear magnetic resonance। इसीलिए इसका पूरा नाम क्या है, NMR है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मेथड्स के द्वारा पढ़ी जाती है ये, तो इसीलिए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कहा जाता है। तो और जो NMR होता है ना, क्या होती है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव होती है, इसीलिए हम क्या होते हैं, सैंपल को ये डैमेज नहीं करती। इसी को हम इसका एडवांटेज है, इसीलिए NMR का हम यूज करते हैं। और NMR क्या यूज करके हम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं NMR का यूज करके। तो ये हमारे NMR के बारे में कुछ बेसिक था। अब हम NMR वैसे सबसे पहले अगर एटम का बिहेवियर मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की बात कहें तो सबसे पहले जीमैन ने देखा था, जिसे हम जीमैन इफेक्ट या बाद में एनोमेलस जीमैन इफेक्ट आया था, और सबसे पहले जीमैन ने ही देखा था। फिर उसी बिहेवियर के बेस पे कि मॉलिक्यूल्स जब मैग्नेटिक फील्ड में रखता है, उसी के बिहेवियर के बेस पे हमारा है NMR। तो अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई की बात करते हैं, कि जिसके बेस पे ये बेसिक प्रिंसिपल में ही इंक्लूड है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई। की न्यूक्लियाई की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो कैसे होती हैं, कैसे बिहेव करेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो वो हम पढ़ लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट क्या है हमारा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए न्यूक्लियस इज इट्स स्पिन आई और इंट्रांसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज I/H कट। कि ये क्या कहता है कि हमारी इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की न्यूक्लियस की, तो उसकी क्या होती है, स्पिन होती है। अगर न्यूक्लियर स्पिन की बात करते हैं तो उसको हम आई से, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो वो होती है I/H कट।
इसी स्पिन के बेस पे हम क्या करेंगे, NMR को डिस्कस करेंगे आगे। ड्यू टू न्यूक्लियर स्पिन वी ऑब्टेन मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। इसी के अगर स्पिन है तो क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट भी होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगी, उसके कुछ होता है ना क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन हो जाता है मॉलिक्यूल, मतलब जो हमारी स्पिन होती है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। देर आर सम रूल्स टू डिटरमाइनिंग दी वैल्यूज ऑफ न्यूक्लियर स्पिन IR। भी यहाँ हमारे पास कुछ रूल हैं जिसके बेस पे हम बता सकते हैं कि I हमारी 0 है या इंटीग्रल मल्टीपल है या हमारी क्या है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है। तो ऐसे हम बता सकते हैं। जैसे हम अगर I की बात करें, हम I जब हमारे पास होल इंटीग्रल मल्टीपल होती, होल नंबर होते हैं ना, होल इंटीजर होती है, तो हम बोलते हैं कि बोसोन है। या फर्मियोन बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल है, जैसे 1/2 7/2 ऐसे ही तो बताते हैं। तो ये I के ही बेस पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं वो, और I के बेस पे हम क्या बताते हैं, फर्मियोन और बोसोन बताते हैं। इधर फर्मियोन या बोसोन की बात न करके हम किसकी बात, I की बात को लेके चलते हुए NMR पढ़ेंगे। पहला रूल है जो हमारा I डिटरमाइन करने का, वो क्या है, इफ़ मास नंबर A इज ओड, कि हमारा मास नंबर A जो एटॉमिक जो हमारा मास नंबर है A वो होता है, A से डिनोट करते वो तो ओड हो, मतलब आप बोल सकते हो 5 3 इस टाइप से। एंड एटॉमिक नंबर है Z, वो क्या हो, इवन हो या ओड हो, तो उनमें से कुछ भी हो सकता है। तो I हमारी होती है हाफ इंटीग्रल मल्टीपल, बोल सकते हैं 1/2 7/2 3/2 इस टाइप से। तो एग्जाम्पल देंगे हम H1 का। देखो आपको दिख रही है कि जो हमारा एटॉमिक नंबर है, चाहे वो ओड हो या इवन हो, तो दोनों की केस में चलेंगे, बट हमारा मास नंबर क्या होना चाहिए, वो ओड होना चाहिए। तो आप ऐसे एग्जाम्पल लोगे, जैसे मैंने ले रखे है 13C6 15N7 1H1 एंड 19F9। तो आप ये एग्जाम्पल लिख के आएंगे इसमें। सेकंड हमारा केस है, जब हमारा एटॉमिक नंबर तो Z मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हूँ, दोनों Z, और मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों ही क्या हो, इवन हो, तो हमारी I क्या होती है, 0 होती है। आप इस केस में है ना होल इंटीग्रल मल्टीपल का केस नहीं लेके चलेंगे, यहाँ से ये होल इंटीग्रल मल्टीपल वाला केस ना लेके 0 को छोड़ के और आप अलग केस में कंसिडर करेंगे, वो हमारा केस थर्ड आएगा। अभी हमने ओड वाला कर लिया, और ये दोनों ही इवन हो तब की बात की हमने, जब A भी इवन हो और Z भी इवन हो। तो हमारे पास देखो एग्जाम्पल ले रखे हैं, जैसे हमने हीलियम 2 और 4 का ले रखा है, तो देखो आपको दिख रहा है दोनों ही इवन है, 4 और 2 दोनों इवन नंबर होता है। ऐसे कार्बन 12 6 का ले लिया, 16 मास नंबर वाले ऑक्सीजन ले लिया जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, सल्फर का ले रखा है हमने, तो दोनों ही क्या है, इवन है। तो इस केस में हमने I की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो हम आगे बात भी करेंगे कि अगर I की वैल्यू 0 है तो मैग्नेटाइज तो होगी ही नहीं ना न्यूक्लियाई, तो हमें क्या मिलेगा, NMR स्पेक्ट्रा मिलेगा ही नहीं। ये हम आगे बात करते हुए डिस्कस भी करेंगे आगे। व्हेन A इज़ इवन, मतलब एटॉमिक नंबर क्या है, इवन है, एंड Z क्या है, ओड है। अब पहले हमने केस क्या था, A क्या था, ओड था, दोनों में किया था हमने, दोनों ही केस इवन थे। और इसमें क्या है, A इवन है और Z क्या है हमारा, ओड, पर्टिकुलरली ओड है। तो हम क्या करेंगे, इसको I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 शो ऑन हो जाएगी, हमारे पास होल इंटीजर होगी। बट इस केस में एग्जांपल लिया है हमने, हाइड्रोजन का लिया है, बोरोन का लिया है और नाइट्रोजन का लिया। देखो आपको दिख रहा होगा कि हमारी A है, मास नंबर वो इवन है, और जो हमारा हम बात करें एटॉमिक नंबर, वो हमारा ओड है तीनों ही केस में। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो हमारी मैग्नेटाइज होती है, NMR स्पेक्ट्रा होता है, वो कैसे मिलता है। अब तक हमने I की बात कर ली कि I हमारी कैसे अलग हो सकती है। भाई 3 टाइप से हमने I की बात की है, 3 केस लेके। तो अब हम करेंगे कि I के बेस पे अब हम NMR को पढ़ेंगे। द प्रोजेक्शन ऑफ स्पिन वेक्टर I इज़ इन एनी डायरेक्शन कैन हैव द वैल्यू। जब हम एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो जो न्यूक्लियर स्पिन होती है वो मतलब कितनी वैल्यू को टेक कर सकते हैं, कितना अलाइन करती है उसके अलोंग या उसके अपोजिट डायरेक्शन में कितनी ओरिएंटेशन टेक कर सकती है, वो होती है हमारी MI इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक न्यूक्लियर स्पिन भी बोल सकते हो आप इसको। इसकी वैल्यू होती है -I से +I
+1 तक होती है। तो इस टाइप से 2i, क्योंकि देखो -i से +i 2i और +1 एक और ऐड था, तो हमारे पास क्या हो जाएगी +1 वैल्यूज, 2i +1 वैल्यूज टेक करेगी हमारा जो न्यूक्लियाई है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम बात करेंगे आगे। तो ऑल दीज वैल्यूज आर डीजेनरेट, मतलब डीजेनरेट हो सकती हैं टू फोल्ड, या मतलब नहीं होता कि रिपीट होना, उसको बोलते हैं डीजेनरेट। ऑल दीज वैल्यूज आर डीजेनरेट इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आई स्प्लिट्स इंटू 2i +1 वैल्यूज। कि प्रेजेंस में तो हमारी आई सिर्फ 2i +1 में ही स्प्लिट होगी। हाँ, ये बात अलग है कि एब्सेंस में क्या हो सकती हैं, डीजेनरेट हो सकती हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी, अब देखो हमारे पास मैग्नेटिक न्यूक्लियर स्पिन आई है, तो हमारी मैग्नेटिक मोमेंट भी होगी उसके साथ। तो हमारी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू एसोसिएटेड विद दी स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, कैसे देंगे, म्यू इज इक्वल टू आर गामा इंटू IH कट, वेयर गामा इज द गायरोमेट्रिक रेशियो मे बी टेक पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। गामा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। एन अल्टरनेट एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक मोमेंट इज, अब हम क्या कर लेंगे, एक दूसरा भी एक्सप्रेशन है जिसके द्वारा हम क्या बता सकते हैं, हमारी मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हैं, जो कि है हमारे Gn μn I, वेयर Gn इज द न्यूक्लियर जी फैक्टर। आपने जी फैक्टर पढ़ा होगा एटॉमिक फर्स्ट यूनिट में। इधर हमारा Gn क्या है, न्यूक्लियर जी फैक्टर है, जो बहुत ही स्मॉल होता है और डायमेंशन लेस होता है, और मतलब एक अलजेब्रिक नंबर होता है, आप बोल सकते हैं 2 3 4, बट इसकी डिफरेंट वैल्यू होती है डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए। हम ये नहीं कह सकते कि Gn की वैल्यू कांस्टेंट है, ये डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए डिफरेंट होता है, बट डायमेंशन लेस है। μn क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटोन होता है, जैसे इसमें जो हमने ये बताया है ना, यही बता रहे। μn क्या है हमारे पास, I तो आपको पता है न्यूक्लियर स्पिन, Gn हमारा न्यूक्लियर जी फैक्टर, एंड μn इज द न्यूक्लियर मैग्नेटोन। Gn हम बात करें μn की वैल्यू होती है E इंटू H, वेयर H इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड 2 MP, MP इज द मास ऑफ प्रोटॉन। तो कैलकुलेट पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 5.051 10⁻⁻27 जूल्स पर टेस्ला। रेजोनेंस कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो अब देखो, जब हमने बातें की NMR का मतलब क्या था, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की बात तो करनी पड़ेगी हमने प्रिंसिपल में। तो रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है जिसके कारण हमें न्यूक्लियर NMR देखने को मिलता है, तो पर्टिकुलर कंडीशन होती है, वो हम पढ़ेंगे अब। द इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ ए मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B0 इज रिटन एज, कि हमारी क्या होती है, अगर हम हमारी जो न्यूक्लियाई को है मैग्नेटिक, जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है और मैग्नेटिक फील्ड B0 में रख देते हैं, तो हमारी जो इंट्रैक्शन होगा हमारी न्यूक्लियर स्पिन के और फील्ड के बीच में, वो क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, वो होगी हमारी E इज इक्वल टू म्यू B0। म्यू क्या, म्यू माइनस साइन क्यों आया है इधर हमारे पास, अपोजिट इन डायरेक्शन होने के कारण। और अब हम डायरेक्शन है, तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है तो हम क्या ले लेंगे, कोस ऑफ थीटा दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन बिकॉज इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी नॉट ए स्केलर। तो हम बता देंगे E इज इक्वल टू माइनस म्यू B0। B0 इज द फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, म्यू हमारा पास मैग्नेटिक मोमेंट है न्यूक्लियाई की, और कोस थीटा डायरेक्शन बता रहा है, वेयर कोस थीटा इज इक्वल टू MI/I। MI इज द मैग्नेटिक न्यूक्लियर स्पिन एंड I इज द न्यूक्लियर स्पिन। वैल्यू पुट कर देंगे इधर, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इधर अगर पुट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगी, कोस थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद माइनस म्यू B0 MI/I। हमें पता है, बात करेंगे MI की वैल्यू 2i+1 थी, तो वो बात बताएंगे, उसके कारण क्या हो जाएंगे, लेवल भी स्प्लिट अप होंगे ना। तो हम लिखेंगे एज MI हैव द 2i+1 वैल्यूज वी गेट 2i+1 इक्वली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स, की 2i+1 वैल्यूज टेक करती है, तो हमारे लेवल भी कितने होंगे, 2i+1 होंगे। फॉर एग्जांपल I की वैल्यू 1/2 है, तो MI की वैल्यू क्या जाएगी, प्लस माइनस, क्योंकि +1 से -1 तक जाती है, तो -1/2 हो जाएगी। तो E 1/2 की बात करें अगर हम,
तो ई 1/2 मतलब एम आई की वैल्यू जब 1/2 हो तो क्या हो जाएगी हमारे पास, इधर पुट करने के पास माइनस म्यू बी नोट एम आई की वैल्यू 1/2, आई की वैल्यू 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा माइनस म्यू बी नोट। अगर हम ई माइनस 1/2 की बात करें कि फॉर एम आई माइनस 1/2 तो उसके लिए क्या हो जाएगा माइनस म्यू बी नोट एम आई की वैल्यू क्या ली हमने माइनस 1/2 और अपॉन आई की वैल्यू क्या 1/2, तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा म्यू भी आ जाएगा। चेंज इन एनर्जी का मतलब माइनस 1/2 वाले में से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं 1/2 वाला, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 म्यू बी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो देखो ये क्या है म्यू बी है और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे म्यू बी नोट लगा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास म्यू बी नोट प्लस म्यू बी नोट 2 म्यू बी नोट, और ये हमारे पास क्या आती है, इसी को हम क्या बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। ये इधर शो भी कर रखिए, आई की वैल्यू 1/2 ली है, आई जब बी नॉट इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0 तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर आप साइंस में रखते हो तो ये नहीं ये स्प्लिट अप नहीं होता, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के कारण स्प्लिट अप हो रहा है 2i+1 वैल्यूज़ में ओरिएंटेशन टेक कर रहा है हमारी। तो जब हमने आई नॉट इक्वल टू 0 हो या कोई कांस्टेंट वैल्यू हमने ले रखी बी नॉट अप्लाई की तो क्या हो जाएगा ये ओरिएंटेशन कैरी कर लेगा, तो ऐसे एम आई लेवल्स हो जाएंगे मेरे पास +1/2 और -1/2। ये इसी के कारण जो चेंज इन एनर्जी आती है मतलब ट्रांजिशन होती है, इसी के कारण हमें क्या मिलता है NMR स्पेक्ट्रा मिलता है कि एक एम आई लेवल से दूसरे एम आई लेवल पे जा रहा है, तो इसी के कारण हमें ट्रांजिशन के कारण हमें मिलता है NMR स्पेक्ट्रा। अगर हम जनरली बात करें तो चेंज इन एनर्जी क्या होगी, अगर हमें पता था म्यू बी तो चेंज किस में एम आई में ही तो हो रहा है, देखो दिख रहा है ना इधर एम आई लेवल में ही तो चेंज हो रहा है और तो सब कांस्टेंट है, तो हमने क्या लिख देंगे जनरली डेल एम आई आई, ये इसलिए कर रहे ताकि हम जनरल टर्म निकाल पाएँ। तो चेंज इन एम आई क्या होता है, वो अपर लेवल से लोअर लेवल पे जाते सिलेक्शन रूल क्या होता है +1, तो हमने +1 इधर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी चेंज इन एनर्जी म्यू बी बाई आई, और म्यू की वैल्यू हम पुट कर देंगे, म्यू की वैल्यू होती है हमारे पास GN μN बी है ही हमारे पास, म्यू की वैल्यू पुट की है GN μN आई होती है हमारे पास। अब यहाँ पे हमने पीछे भी पढ़ा है म्यू की वैल्यू क्या होती है हमारे पास μN और GN × I, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास वैल्यू बच जाएगी चेंज इन एनर्जी की GN μN × B। तो अगर हम कोई अब हम क्या करेंगे रिलेशन निकालना चाहेंगे फ्रीक्वेंसी में और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया है तो उसमें रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, if nu is the frequency of electromagnetic radiation that induce transition between adjacent energy level, तो अब हम अगर बात करते हैं कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसमें ट्रांजिशन करने के लिए एक रेडिएशन अगर ये इमिशन की बात करें तो ये क्या करेगा इमिट करेगा रेडिएशन, अगर अब्जॉर्प्शन की बात करें तो क्या करेगा अब्जॉर्ब करके जाएगा, तो हमने मान लिया जो अब्जॉर्ब किया या इमिट किया उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू है। तो अब हम बात करेंगे तो न्यू उसने क्या की फ्रीक्वेंसी की एच न्यू एनर्जी की क्या की ने रेडिएशन अब्जॉर्ब की और वो ऊपर चला गया अपर लेवल पे अपर एम आई लेवल पे, तो क्या हो जाएगा ई चेंज हमारे पास होगी चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे कुछ हो रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने बता ये हो जाएगी हमारे पास चेंज इन एनर्जी क्या होती है हमारे पास एच न्यू होती है, चेंज इन एनर्जी क्या है एच न्यू, और हमने इधर से चेंज इन एनर्जी क्या किया GN μN B, तो हम क्या कर लेंगे दोनों से को कंपेयर करेंगे इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगी हमारे एच न्यू इज इक्वल टू GN μN B आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, इसको आप नाम डाल सकते हैं अगर आपके पास न्यू की वैल्यू दे रखी है नहीं दे रखी और B की वैल्यू पता है μN की वैल्यू भी आपको पता है 5.05, तो आप 10⁻⁻27, तो आप यहाँ पे रख के GN की वैल्यू रख के तो H की वैल्यू क्या कर सकते हैं, सॉरी H की वैल्यू भी पता है 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो न्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर प्रोटॉन की बात करें अगर प्रोटॉन के लिए अगर हम निकालना चाहें फ्रीक्वेंसी तो कैसे हमें म्यू की वैल्यू दे रखी हो, तो ये एग्जांपल करवा देती हूँ मैं आपको। म्यू की वैल्यू होती है मेरे पास प्रोटॉन के लिए 2.79268 बोहर मैग्नेटॉन, तो अब हम क्या कर देंगे H इस फॉर्मूले में रखें या हम यहाँ से भी रख सकते हैं कि अगर रेजोनेंस कंडीशन को अगर हम I की वैल्यू 1/2 रखें तो रेजोनेंस कंडीशन रिड्यूस
हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास रेजोनेंस कंडीशन क्या थी, डेल इज इक्वल टू म्यू बी नोट भी तो आई थी, तो हम यहाँ से रख सकते हैं बी नोट की इज़ द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर नहीं दे रखा है तो आप क्या करेंगे, उसको एज इट इज बी की वैल्यू को छोड़ देंगे, अगर दे रखा है तो आप रख देना, तो आ जाएगा एच न्यू टू म्यू बी। इधर बी नोट मैंने कांस्टेंट ले रखा था, हमने जनरल फॉर्म यूज किया तो टू म्यू बी एच न्यू के बराबर चेंज इन एनर्जी। यहाँ से भी तो आया चेंज इन एनर्जी, डेल ई की वैल्यू क्या है हमारे पास टू म्यू बी नोट, तो यहाँ से हमने इंट्रोड्यूस किया है किसके लिए, I1/2 के लिए, क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं। तो अब हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी निकालनी तो डिवाइड बाई एच कर देंगे, तो अब हमने सारी जो वैल्यू दे रखी थी वो पुट कर दी। और आपको पता है अगर बी की वैल्यू आएगी तो टेस्ला में ही आएगी भाई, अगर नहीं कुछ भी वैल्यू आएगी कांस्टेंट आएगी तो टेस्ला में ही तो आएगी, तो हमने टेस्ला में रख देंगे, तो यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास, टेस्ला से टेस्ला कैंसिल हो जाएगा, बी हमारे पास दे नहीं रखी तो आप बी को एज इट इज़ रख दो, जो आपकी वैल्यू दे रखी हो तो बी की वैल्यू पुट कर देना, पर यूनिट क्या आएगी, सेकंड इनवर्स ही आ जाएगी न्यू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये देखो जूल्स पर टेस्ला था तो इसकी भी टेस्ला की, टेस्ला से टेस्ला कैंसिल, जूल से जूल कैंसिल, पर सेकेंड इनवर्स बच जाएगी। जो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की रेंज होती है NMR के लिए, वो होती है हमारे पास 1 to 5 टेस्ला, ये आप पॉइंट डाल सकते हैं। टिपिकली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड इन NMR हैविंग द रेंज 1 to 5 टेस्ला। अगर जब मैंने बताया था स्टार्टिंग में टाइप 2 किया था जब हमने आई की वैल्यू को डिस्कस करते हुए, तो जिसमें ए भी इवन है और जेड भी इवन है तो उसके पास क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट तो होगी नहीं, जैसे हमने कार्बन का केस ले रखा है तो इसके पास ये क्या करेगा, NMR स्पेक्ट्रा शो नहीं करेगा। बट अगर कार्बन 13 की बात करें तो क्या होगा, ए क्या होगा ओड, और जे की वैल्यू जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी इवन, तो इस केस में हमें आई की वैल्यू देखने को मिलेगी, उसमें हमें देखने को मिलेगी होल इंटीग्रल, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, NMR स्पेक्ट्रा आ जाएगा। बट अगर आई की वैल्यू 0 तो हमें NMR स्पेक्ट्रा देखने को नहीं मिलता। ये आज का हमारा कंटेंट था, NMR का बेसिक प्रिंसिपल। अगर आपको वीडियो का कंटेंट समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू।